नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी मैनियाक पर। और मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और पढ़ाई का वीडियो। हम बात कर रहे थे यूजीसी नेट के पेपर 1 की, जिसका यूनिट नंबर 10 था, जिसका नाम था हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हमने टॉपिक 1 कवर कर लिया है। और अभी हमारा चल रहा है टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। जब इंडिया आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद इंडिया में एजुकेशन को लेके क्या क्या रिफॉर्म्स आए, कैसे एजुकेशन इवॉल्व हुई है इंडिया में, उसको हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से बात करने से पहले प्री इंडिपेंडेंस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, जो भी हमने कल के वीडियो में कर ली है कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से एक्ट लाए थे एजुकेशन के लिए, और किस तरह हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको किस तरह इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की तरफ उन्होंने क्या कहेंगे रुख दिया, किस तरह उस तरफ हमारी इंडियन एजुकेशन को उन्होंने मोड़ा। आज हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की, कि उस समय क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए एजुकेशन के मामले में, क्या कौन कौन से एक्ट्स और कमीशन थे जिन्होंने एजुकेशन पे वर्क किया। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला जो कमीशन यहाँ पर आता है, जिसका क्या कहेंगे, जो सर्वप्रथम जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो माना जाता है, उसका नाम है राधाकृष्णन। एक कमीशन आया था जो 1948 से 1949 तक रहा। तो जो राधाकृष्णन कमीशन था, राधाकृष्णन कमीशन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 10 मेंबर्स की एक कमेटी थी, जिसके जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो कमीशन है, ये नवंबर 1948 में अपॉइंट किया गया। अगस्त 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी। तो इसका ड्यूरेशन 1948 से 1949 रहा। और ये जो कमीशन है, इसे उस समय के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने इनॉग्रेट किया था इसको। ये जो कमीशन था, इस कमीशन ने अलग अलग तरह के सजेशंस दिए। इसने बोला कि आपको रूरल यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करनी चाहिए। इसने बोला 12+3 का स्ट्रक्चर भी इसी कमीशन ने रेकमेंड किया था। इसी ने बोला सबसे पहले कि यूजीसी सेटअप करो। यूजीसी सेटअप करके आप हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को उसके अंडर, यूजीसी के अंडर लाया जाए, ठीक है। इसके अलावा इसने बोला कि इसने रिलीजियस एजुकेशन को भी प्रमोट किया, वैल्यू एजुकेशन को भी इसने प्रमोट किया, एग्रीकल्चरल एजुकेशन की भी इसने बात करी है। इसने बोला कि 180 वर्किंग डेज होने चाहिए कॉलेजेस के लिए, कॉलेज के लिए जो वर्किंग डेज होने चाहिए वो 180 होने चाहिए। और देखिए, ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट कमीशन था। जस्ट बाद जो हमारा दूसरा कमीशन आया था, उसका नाम था मुदालियर एजुकेशन कमीशन। इससे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसका इनाग्रेशन अक्टूबर 1952 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी जून 1953 में, ठीक है। इस कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनका नाम था कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो उस समय मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो इस जो कमीशन है, उसने जो जो रिकमेंडेशंस दी, उसमें से सबसे पहली रिकमेंडेशन ये थी कि अच्छे सिटीजन्स बनाए जाएं, ठीक है। पहली इसकी रिकमेंडेशन ये थी। सेकंड, इसने बोला कि 11 to 17 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनको सेकेंडरी एजुकेशन दिया जाए। तो ये जो मुदालियर कमीशन था, इस कमीशन ने ही एक्चुअली 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। इसने ही बोला था कि मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में आपको पढ़ाना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन आपको मदर टंग में देनी चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग ही होना चाहिए। इसके अलावा इसने वोकेशनल एफिशिएंसी पे भी ध्यान देने के लिए कहा है कि एजुकेशन ऐसी हो जो वोकेशन दिलाए, या कहे कि जॉब के लिए लोगों को प्रिपेयर करे। और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम भी इसने दिया था कि एक करिकुलम बनाया जाए जिससे प्रॉपर तरीके से स्टडी हो सके कि कौन से कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको लेने। करिकुलम तो हम सब जानते ही हैं, तो करिकुलम का जो कंसेप्ट जो जहाँ से आया वो भी मुदालियर कमीशन ने ही दिया था। और इसने कहा एक सेस नाम का एक टैक्स होता है जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन पे लगाया जाता है, कि वैसा टैक्स लगाया जाए, ठीक है। और उस टैक्स से जो भी मनी कलेक्ट होता है उसको वापस टेक्निकल एजुकेशन पे ही उसको खर्च किया जाए, ताकि टेक्निकल एजुकेशन को और इंडिया में एक्सपेंड किया जाए। स्टूडेंट प्यूपिल रेशियो के बारे में भी बात करी। इसने कहा मिनिमम 30 पे एक टीचर होना ही चाहिए, और फिर भी जैसे सिचुएशन बने तो मैक्सिमम 40 पे एक टीचर आप रख सकते हैं। तो इस तरह ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो मुदालियर कमीशन ने दी, जो आया था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में।
ईयर 1952 में, और जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1953 में। ठीक है, इसके बाद 1961 में एक कमेटी आई थी। उस कमेटी का नाम था कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन। ठीक, इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इस कमेटी का कुछ मेजर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, पर ये इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए कोई कमेटी आई थी, तो उसका नाम वो 1961 में आई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगला कमीशन था उसका नाम था कोठारी एजुकेशन कमीशन, और कोठारी एजुकेशन कमीशन जो था उसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। ये 1964 में आया था। इसने अक्टूबर 1964 में अपना काम करना स्टार्ट किया था। इसके जो चेयरमैन थे वो दौलत सिंह कोठारी थे, और इसने 1966 जून में अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी थी। इसमें 17 मेंबर्स थे, जिनमें से 5 मेंबर फॉरेन एक्सपर्ट थे। हम बात कर रहे थे कोठारी कमीशन की, तो कोठारी कमीशन के बारे में मैं आपको बता दूं। जो कोठारी कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी, उस रिपोर्ट नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इस नाम से उसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी, और उसकी जो स्टार्टिंग लाइंस थी, ओपनिंग लाइंस थी, वो बहुत फेमस थी एक्चुअली। इस पर भी क्वेश्चन आता है। वो ओपनिंग लाइंस ये थी, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, यानी कि इंडिया की जो डेस्टिनी है वो उसके क्लासरूम में बन रही है। ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग लाइन थी। सोचो कितना इम्पैक्टफुल इसका रिपोर्ट होगा, या इसको बनाने वाले एक्सपर्ट्स होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत एक सच बात बोली है कि इंडिया की डेस्टिनी एक्चुअली, जो बच्चे हैं वो ही तो देश की नींव होते हैं, और वो बच्चे कहाँ थे? क्लासरूम्स में पढ़ रहे थे, तो वो ही इंडिया की शेप बनाने वाले थे कि कल को इंडिया कैसा बनेगा ये। ठीक है, अब इसने जो बात, इसके जो रिकमेंडेशंस थी, उसमें से पहली रिकमेंडेशन थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज 14, कि 14 ईयर्स तक सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। दूसरा, इसने फिर से 3 लैंग्वेज फार्मूला को प्रमोट किया, जो काइंड ऑफ मुदालियर आयोग ने भी कहा था कि 3 लैंग्वेज फार्मूला आपको अपनाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इसने वोकेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन पे भी इसने क्या कहेंगे स्ट्रेस डाला कि आपको इन पे भी ध्यान देना चाहिए। इसने एडल्ट एजुकेशन की बात करी। इसने 10+2+3 सिस्टम भी यहीं से स्टार्ट हुआ कि आपको 10th बोर्ड, उसके बाद 12th बोर्ड, उसके बाद 3 ईयर का आपका ग्रेजुएशन यानी कि जो कॉलेज होता है वो आपका इस सिस्टम में चलना चाहिए। इसने ये भी बोला कि प्राइमरी स्टेज पे फ्री टेक्स्ट बुक मिलनी चाहिए, कि इससे एजुकेशन प्रमोट होगी। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत स्टूडेंट आएंगे, और इस चीज़ का इम्पैक्ट तो हम आज तक भी देखते आ रहे हैं कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर टेक्स्ट बुक फ्री दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो फ्री में जो क्या कहेंगे मटेरियल उनको मिलता है, इस वजह से एजुकेशन की तरफ अब धीरे धीरे इंडिया बहुत ग्रोथ करे जा रहा है। इसने इंडियन एजुकेशन सर्विसेज की भी बात करी है। इसके अलावा इसने एक स्टेट बोर्ड एस्टेब्लिश करने के लिए कहा, रेकमेंड किया कि एक स्टेट बोर्ड होना चाहिए टीचर एजुकेशन के लिए। इसने हैंडीकैप और बैकवर्ड क्लासेस की एजुकेशन के बारे में भी बात करी कि उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये भी रेकमेंड किया कि 6% ऑफ नेशनल इनकम, कि हमारा जो नेशनल इनकम होता है उसका 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। इसी ने जो रिकमेंडेशन दी उसी के ऊपर पे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 फर्स्ट जो हमारी क्या कहेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो इसी की रिकमेंडेशंस पे बेस्ड आई थी। इसके अलावा इसने इंस्ट्रक्शनल डेज भी बताया कि 239 डेज तो होने चाहिए स्कूल्स के लिए, और 260 डेज होने चाहिए वर्किंग डेज, वो कॉलेजेस के लिए होने चाहिए कि इतने दिन तो क्लासेस मस्ट लगनी ही चाहिए। तो इस तरह बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हमारे अभी कोठारी आयोग ने, कोठारी कमीशन ने। अब देखिए, अभी अभी हमने बात करी थी कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 थी, वो कोठारी आयोग ने जो भी बहुत सारी रिकमेंडेशन थी उन पे कहीं ना कहीं उन्हीं पे भेज दी। तो मैं 1968 की आपको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या था, कि उस जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या कहेंगे रिकमेंडेशन और सजेशंस दिए गए थे गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए। तो देखिए, जो NEP जो थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 थी, उस टाइम में मैं आपको बता दूं जो PM थी वो इंदिरा गांधी थी, और ये हमारे देश की पहली एजुकेशन पॉलिसी उस समय में आई थी। ठीक है, तो इसने क्या रेकमेंड किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये भी उसी पे बेस्ड है। कोठारी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी उसी पे बेस्ड है। तो उन्होंने कहा था 3 लैंग्वेज फार्मूला, सेम इसने भी कहा था, NPE ने भी कहा है। इसने हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस को बहुत प्रमोट किया है। इसने बोला कंपल्सरी एजुकेशन, जो NEP है उसने बोला कि कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स तक बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए।
इसने ये भी कहा कि 6% नेशनल इनकम का एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। तो इस तरह हमारा जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 ने ये कुछ बातें रेकमेंड करी थी। इसके बाद जो अगली NEP आई थी वो इसी को रिवाइज करके इसके अंदर जो भी चेंजेस लाने थे वो किए गए। 1986 में अगली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। उस समय जो हमारे PM थे वो राजीव गांधी थे, और इस जो एजुकेशन पॉलिसी ये भी दौलत कोठारी की रिकमेंडेशंस पे ही बनाई गई। इसकी जो रिकमेंडेशन थी, एक तो इसने हैंडीकैप माइनॉरिटी के एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए कहा। इसी ने जो ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम जो अभी बहुत चल रहा है उसको एक्सपेंड करने के लिए कहा, कि इसने कहा कि ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू एजुकेशन लेने से हर कोई कहीं पर भी एजुकेशन ले पाएगा, किसी भी चीज़ से बाउंड नहीं होगा। तो इसने ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम को भी एक्सपेंड किया, और इसी के एक साल पहले इग्नू एस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। और इसके अलावा 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया था, इसी के अंडर आया था, और इसने वोकेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट किया। और इसने बोला कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखनी चाहिए, कि एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगी तो बच्चा और इंटरेस्ट लेगा एजुकेशन में। 1986 की जो NEP थी उसके बाद 1992 में जब PV नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट आई उसके बाद फिर से इस एजुकेशन पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया। अब इस मॉडिफाइड जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1992 में उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, उसने क्या किया, स्पेशल एम्फेसिस दिया विमेंस एजुकेशन को। विमेंस एजुकेशन को उसने प्रमोट किया कि विमेंस की एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इसने वोकेशनल कोर्सेज पे भी ध्यान दिया कि वोकेशनल कोर्सेज ऐसे ऑर्गेनाइज करने चाहिए, या ऐसे कुछ कोर्सेज गवर्नमेंट को स्टार्ट करने चाहिए जिससे जॉब में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। कहीं ना कहीं इंडिया में उस टाइम बेरोजगारी की बहुत दरें बढ़ रही थी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए इसने वोकेशनल कोर्सेज पे जोर दिया। उस समय एक CABE, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी सेटअप किया गया एजुकेशन के लिए। और मोरल वैल्यूज़ और नेशनल इंटीग्रेशन पे भी इसने ध्यान दिया कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो मोरल वैल्यूज़ बढ़ाए और नेशनल इंटीग्रेशन मतलब नेशन को और मजबूत करे। ठीक है, ये रिकमेंडेशन दी थी 1992 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जो एजुकेशन पॉलिसी है एक्चुअली अपने आप में एक बहुत बड़े डॉक्यूमेंट होता है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे केवल माइनर पॉइंट बताए हैं। अगर आपको और डेप्थ में जाना है तो आप इसको डीपली भी पढ़ सकते हैं, पर मुझे लगता है नेट के हिसाब से मेनली जो क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं वो डेटा मैंने आपको दे दिया है, और अलग से मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगी, MCQs में आपको करवाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप मिनिममली और मेन जो पॉइंट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो वो पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। थैंक यू।